प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन साइमल्टेनियसली होता है, बराबर। मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसका एंगल अल्फा है, ये इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा u cos अल्फा और एक मिलेगा u sin अल्फा। तो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन साइमल्टेनियसली होता है। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल आप लोग थ्रो करते हो, जैसे कि कोई फील्डर विकेट कीपर के पास बॉल थ्रो करता है, तब वो कौन सा पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। मतलब वो बॉल जो उसने थ्रो किया है फील्डर ने विकेट कीपर के पास, वो बॉल ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है एंड वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है जिसका एंगल अल्फा है, उसको मैंने रिजॉल्व किया, जिसका एंगल उसका कॉस, जैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हो। सो एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स में कॉस, वाई में साइन आ गया। तो यहाँ पर इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, एक आगे जाने वाला वेलोसिटी है, एक ऊपर जाने वाला वेलोसिटी। ये जो ऊपर जाने वाला वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऊपर जाने वाला जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। अगर किसी को लग रहा है नहीं इंक्रीज होगा, इंक्रीज, तो मुझे एक बात बता, आपने इमेजिन करो अगर बॉल थ्रो किया, आप फील्डर हो, आपने विकेट कीपर के पास बॉल थ्रो किया, ऊपर जाने वाला वेलोसिटी आपके हिसाब से अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो बॉल ऐसे ऊपर जाते रहेगा, समझा, वो कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो ऊपर जाने वाला जो वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वो बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाता, फिर उसके बाद क्या होता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू करता है, समझा। मतलब यहां पर इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर जाने वाला जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो गया, लेकिन आगे जाने वाला वेलोसिटी जीरो हुआ क्या? नहीं, आगे जाने वाला वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है u cos अल्फा, और ये कांस्टेंट मतलब पूरा एंड तक कांस्टेंट ही रहता है u cos अल्फा। तो यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पर चेक करो, पार्टिकल का आगे जाने वाला जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है ना, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। किसमें, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में जीरो नहीं रहेगा एक्सेलरेशन, वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.81 ग्रेविटी, और वो कैसा रहता है, माइनस रहता है। क्यों माइनस रहता है, क्योंकि पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है उसका वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है ना, करेक्ट। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, ये अल्फा जो है, ये हमेशा याद रखो, अल्फा जो है ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो ट्राजेक्टरी का जो एंगल है ये हमेशा आपको कैसा लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और ये अल्फा अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो आपको निगेटिव लेना है। और अगर ये अल्फा आप लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। इतना याद रखो, समझो यहाँ तक सबको। नेक्स्ट, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ पाथ, कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से नोट डाउन करके रखो। y is equals to x tan alpha minus gx square divided by 2 u square cos square alpha, ओके, इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इक्वेशन ऑफ पाथ में भी लॉजिक क्या है देखो, इसमें टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, x, y, u एंड अल्फा। ये चार में से कोई भी 3 वैल्यूज अगर आपको पता है, सिर्फ एक ही अननोन है, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकते हो। मैंने क्या बोला, 4 में से कितने अननोन होने चाहिए, बस एक अननोन होना चाहिए, बाकी के 3 आपको पता होना चाहिए, तब आप लोग इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इक्वेशन ऑफ पाथ से आपने चेक किया प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या नहीं, फिर उसके बाद और एक ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, और एक ऑप्शन है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आपको कब करना है, जब आप लोग HTR वाले फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं कर पाओगे तब। HTR मतलब हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ये 3 फॉर्मूलेज अच्छे से नोट डाउन करो। H is height, second T is time and R is range, HTR. तो H is equals to U square sin 2 alpha upon G, U square sin 2 alpha upon G, H का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद T का फॉर्मूला चेक करो, T का फॉर्मूला है, अरे ये U स्क्वायर, H का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा, ऐसा होता है। H का फॉर्मूला है U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
अपॉन 2g। फिर उसके बाद t है 2u साइन अल्फा अपॉन g, एंड r का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। मैंने वो r का फॉर्मूला लिखा था h के आगे। तो ऐसा होता है, ये फॉर्मूलेज ऐसा ऊपर नीचे मिक्स हो जाता है। तो क्या करने का, एग्जाम में जब आप लोग जाते हो तो लास्ट पेज पर फटाफट ये सब फॉर्मूलेज लिख के रखने का। एक्चुअली मैं कभी फॉर्मूलेज रट्टा नहीं मारता हूँ, मैं फॉर्मूलेज डिराइव करता हूँ। तो ये फॉर्मूलेज मैं कभी याद नहीं रखता, रट्टा नहीं मारता, मैं हमेशा उसको डिराइव करता हूँ। लेकिन अभी उतना टाइम अपने पास नहीं है, तो इसलिए आप लोग अभी ये सभी फॉर्मूलेज अच्छे से रट्टा मारो आप लोग। ओके, कंफ्यूज होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि सब में u है, सब में अल्फा है, सब में g है। किसी में u स्क्वायर है, किसी में u है, किसी में 2u है। तो एक बार अच्छे से देखो है, ये सब फॉर्मूलेज, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने अभी डिस्कस किया। देखो, पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज होते हैं, एक आगे जाने वाला और एक ऊपर जाने वाला। आगे जाने वाला जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट होता है, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। तो एक्सेलरेशन फॉर एच एम कितना रहेगा, 0। ओके, एंड फॉर वी एम, ऊपर जाने वाला जो वेलोसिटी है वर्टिकल मोशन में, वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। सो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद है टाइम। मुझे एक बात बताओ, जब ये फील्डर विकेट कीपर के पास बॉल थ्रो कर रहा है तो कितना बॉल थ्रो कर रहा है, एक ही बॉल तो थ्रो कर रहा है ना। अब वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, दो अलग अलग मोशन है ना इसमें। अब दोनों को लगने वाला टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा, बताओ ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट, तो मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल मोशन कंप्लीट होने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि 2 सेकंड लग रहा है, एंड वर्टिकल मोशन ऐसा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग, तो उसके लिए टाइम लग रहा है 3 सेकंड, बराबर। हॉरिजॉन्टल मोशन का टाइम 2 सेकंड एंड वर्टिकल मोशन का टाइम आपने 3 सेकंड एज्यूम किया। तो इसका मतलब क्या है, आपने बॉल थ्रो किया है एक, लेकिन विकेट कीपर कैच कितना करेगा, 2 सेकंड के बाद एक कैच करेगा और 3 सेकंड के बाद एक कैच करेगा। अब ऐसा तो सिर्फ रजनीकांत के मूवी में ही होता है, समझा, मतलब उनका फिजिक्स के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों का वेलोसिटी, दोनों का टाइम हमेशा सेम होता है। ओके, दोनों को लगने वाला टाइम हमेशा सेम होता है। तो फॉर HM and VM, time is same, समझो, टाइम इज सेम। चलो, ये सब फॉर्मूलेज का लिस्ट होने के बाद आप लोग आगे का कैलकुलेशन करने के लिए वो 3 फेमस फॉर्मूलेज यूज करोगे। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, ये फॉर्मूलेज आपने 12th स्टैंडर्ड में देखे थे। 3 फॉर्मूलेज आपको अच्छे से यूज करने हैं। तो प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, देखो, सबसे पहले चेक करने का कि इक्वेशन ऑफ पाथ अप्लाई हो रहा है या नहीं। इक्वेशन ऑफ पाथ से प्रॉब्लम सॉल्व किया, अच्छी बात है। नहीं सॉल्व हो रहा है, STR में आ जा। STR अप्लाई करने से पहले चेक करने का कि ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर है या नहीं। अगर ट्रैजेक्टरी का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर, तभी आप लोग ये 3 फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हो, STR के फॉर्मूलेज। अगर एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसा है ऊपर नीचे है, तो आप लोग यहाँ पर ये STR वाले फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है। कैलकुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड सेकंड इज वर्टिकल मोशन। और रिजोल्यूशन में कैलकुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये 3 फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करना है। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा वो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही पता चलेगा। मतलब क्या करने का, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके देखने का, सॉल्व हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट फॉर्मूला, उससे भी नहीं हो रहा है नेक्स्ट फॉर्मूला। कभी कभी होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स में फर्स्ट फॉर्मूला ही काम करता है, उससे ही आंसर मिल जाता है। कुछ प्रॉब्लम में सेकंड फॉर्मूला काम करता है, कुछ प्रॉब्लम्स में थर्ड फॉर्मूला काम करता है, समझो। तो पेशेंस की जरूरत है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये फर्स्ट फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, आप सेकंड करेगा क्या नहीं। सेकंड वाले को भी आप लोग शक की नजर से देखते हो, फिर सेकंड वाला भी काम नहीं करता है, फिर कॉन्फिडेंस भी जाता है। फिर आप लोग थर्ड वाले को बोलते भी यार ये करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। कभी कभी होता क्या है, चाबी का जो बंडल होता है ना, बहुत सारी चाबियाँ होती है, उसमें हम लोग हर एक चाबी को ट्राई करके देखते हैं, ताला खोलने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो एक चाबी का बंडल है, कीज है, कीज चाबी है, उसमें
50 चाबियां हैं, ओके, और एक आपको ताला खोलना है। आपने पहला अप्लाई किया, नहीं खुला, सेकंड वाला नहीं खुला, तीसरा नहीं खुला, फिर आप लोग ऐसा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप लोग गिव अप करते हो। कभी कभी होता क्या है, जो आखिरी चाबी रहता है, आखिरी चाबी, उससे भी कभी कभी ताला खुलता है, समझा। तो गिव अप बिल्कुल नहीं करने का। कैलकुलेशन कभी कभी लेंदी हो जाता है। ये क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेशेंस की जरूरत है, समझा। आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। फॉर्मूलेज अप्लाई करते जाओ, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ, ओके। चलो, सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर अगर आप लोग नोटबुक में लिखोगे अच्छे से ये सब फॉर्मूलेज तो अच्छा रहेगा, ओके। अल्फा का कंसेप्ट क्या है? अल्फा का कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने तुझे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला, 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में जाओ आप लोग, 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला, तो पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा, रेफरेंस लाइन, फिर लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर तू प्रोटेक्टर रखेगा, ओके, प्रोटेक्टर रखा, ऐसा सीधा रखेगा ना, सीधा ऊपर की तरफ रखेगा, फिर 10, 20, 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेगा। मतलब इस बार एंगल तूने कैसे मेजर किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट। अगर मैंने तुझे बोला कि -45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर, -45 डिग्री, तो क्या करेगा तू? एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर सीधा रखेगा या उल्टा रखेगा? इस बार उल्टा रखेगा ऐसे, फिर 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 5, यह आ गया 5, दैट इज 45। तो बता, इस बार एंगल मैंने कौन से डायरेक्शन में मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। तो जब भी आप लोग निगेटिव आंसर लेते हो, निगेटिव एंगल लेते हो, तब उसको क्लॉकवाइज मेजर करते हो, और एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करते हो तब एंगल पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? देखो, अ पार्टिकल इज थ्रो विथ एन इनिशियल वेलोसिटी of 10 meter per second at an angle 45 degree, at an angle 45 degree, 45 degree with horizontal, 45 degree with horizontal. If another particle is thrown from same position, और एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो, पोजीशन एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वेलोसिटी of the later मतलब बाद में जो मैंने पार्टिकल थ्रो किया है सेम पोजीशन से, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्टिकल जो मैंने थ्रो किया था उसका वेलोसिटी तो पता है मुझे 10, मैंने सेकंड पार्टिकल जो थ्रो किया सेम पोजीशन से, उसका वेलोसिटी पूछा है। फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस, फर्स्ट is both have the same range, and second क्या बोला है? both have the same time of flight, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चेक करो, इसमें डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से, इसको मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ, ए पॉइंट से मैंने एक पार्टिकल थ्रो किया है, ओके, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। मैंने क्या किया, देखो, ए पोजीशन से मैंने एक पार्टिकल थ्रो किया है जिसका वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगल दिया है 45 डिग्री, करेक्ट। इसका एंगल दिया है 45 डिग्री। तो इसको मैं U1 एज्यूम कर रहा हूँ और इसको मैं α1 एज्यूम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैंने सेम पोजीशन से, मतलब इसी ए पॉइंट से यहाँ पर सेकेंड पार्टिकल थ्रो किया है जिसमें एंगल मैंने कितना लिया है? 60 डिग्री। एंगल थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पर, ऐसा 60 डिग्री। और फर्स्ट केस में क्या बोला है? बोथ हैव द सेम रेंज। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो रेंज था, सेम वही रेंज सेकेंड पार्टिकल के लिए मुझे कंसीडर करना है फर्स्ट केस में।
करेक्ट। सो यहाँ पर वेलोसिटी कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना है। एंगल तो पता है मुझे, एंगल कितना है, यू अल्फा टू एज्यूम करते हैं, अल्फा टू इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ओके चलो नेक्स्ट। सो ये डायग्राम समझा है सबको। ये डायग्राम मैंने कौन से केस के लिए ड्रॉ किया है, फर्स्ट केस के लिए ड्रॉ किया। फर्स्ट केस में क्या बोला है, रेंज इज सेम, केस 1 सेम रेंज। बता यहाँ पर ट्रैजेक्टरी का इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है। सेम लेवल पर है मतलब यहाँ पर हम लोग एच टी आर वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। एच टी आर का फॉर्मूला कितना है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। तो बता फर्स्ट ट्रैजेक्टरी में अल्फा 1 कितना है 45 डिग्री एंड यू 1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। चलो तो रेंज बताओ, आर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाय 9.81। तो बताओ आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा, 10 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाय 9.81। सो आंसर इज 10.19 मीटर। ये मिल गया मुझे रेंज। अब रेंज जो फर्स्ट ट्रैजेक्टरी के लिए मिला है, सेम रेंज मुझे सेकंड ट्रैजेक्टरी लिए कंसीडर करना है। सेम रेंज बोला है ना, तो बताओ अल्फा 2 60 है, यू 2 कैलकुलेट करना है एंड रेंज तो मुझे सेम लेना है। तो बताओ वैल्यूज अगर पुट करेंगे 10.19 इज इक्वल्स टू यू 2 स्क्वायर ना, यू 2 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 डिवाइड बाय जी। तो 10.19 इज इक्वल्स टू u2 का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, साइन 2 इंटू कितना आएगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 9.81। चलो तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो u2 इज इक्वल्स टू, चेक करो कितना आएगा, 10.19 इंटू 9.81 ओके डिवाइड बाय साइन 2 इंटू 60 ओके। जो भी आंसर आ गया उसका स्क्वायर रूट लेना है। सो यू आ गया 10.74 मीटर पर सेकेंड। चलो जल्दी से रिप्लाई चाहिए, समझा सबको यहाँ तक, 10.74 मीटर पर सेकेंड। ये मिला मुझे फर्स्ट केस का आंसर, फर्स्ट केस का जिसमें रेंज का वैल्यू सेम था। सेकेंड केस में क्या बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम, केस 2 टाइम इज सेम। तो बताओ u1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड एंड अल्फा 1 कितना है 45 डिग्री। तो टाइम के लिए फॉर्मूला पता है, टाइम के लिए फॉर्मूला है 2u साइन अल्फा अपॉन जी ना, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो बताओ t इज इक्वल्स टू 2 इंटू u1 इज 10 साइन अल्फा 1 इज 45 डिवाइड बाय 9.81। सो t का आंसर बताओ कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 साइन 45 डिवाइड बाय 9.81। सो आंसर इज 1.44 सेकेंड्स। अब टाइम का वैल्यू दोनों में सेम रखना है ना, टाइम का वैल्यू सेम है मतलब अल्फा 2 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, u2 मुझे कैलकुलेट करना है। तो बताओ t इज इक्वल्स टू, t का वैल्यू मिला है 1.44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है u2 साइन अल्फा 2 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाय g इज 9.81। तो बताओ u2 इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 2 साइन 60 डिवाइड बाय 2 साइन 60 करेक्ट। सो ये आ गया 8.15 मीटर पर सेकेंड। चलो जल्दी से रिप्लाई चाहिए, समझा सबको, यस और नो, समझा सबको। चलो सो क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटी। देखो पिक्चर से आपको क्वेश्चन क्या है वो अच्छे से समझ में आया रहेगा। एक लड़का है जो इस बास्केट में बॉल थ्रो कर रहा है और कितना एंगल लेके वो बॉल थ्रो कर रहा है, 30 डिग्री एंगल लेके बॉल थ्रो कर रहा है। और ये जो पॉइंट ऑफ रिलीज है जहाँ से वो बॉल थ्रो करने वाला है, जहाँ से रिलीज होने वाला है, वो पॉइंट ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 1.2 पर है करेक्ट। बास्केट ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 2.4 मीटर पर है, 2.4, ये 1.2 मीटर पर है, ये 2.4 मीटर पर है। और रिलीज पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट
पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, समझो। सो स्टार्ट करते फिर। इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी बोला है, फाइनल, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इनिशियल भी तो नहीं है अपने पास, तो वो भी तो मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चलेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ट्रैजेक्टरी का जो इनिशियल पॉइंट है इसको हमेशा ओरिजिन एज्यूम करने का। मैंने क्या बोला, ट्रैजेक्टरी का जो इनिशियल पॉइंट है उसको हमेशा ओरिजिन एज्यूम करने का। तो ट्रैजेक्टरी का देखो, ये जो इनिशियल पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, इसको मैं ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट अगर ओरिजिन है तो बताओ ये वाला कौन सा एक्सिस बनेगा, ये वाला बनेगा एक्स एक्सिस, बराबर, एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये एंडिंग पॉइंट है, इसको मैं ए एज्यूम करता हूँ, एंडिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। सो ट्रैजेक्टरी का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन एज्यूम करना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ए पॉइंट अच्छे से देखो, आपको कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये ए पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, फोर्थ, तो एक्स पॉजिटिव होता, वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो दोनों नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता। लेकिन यहाँ पर अभी ये ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी वजह से ये एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव आएंगे। तो बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स मतलब कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर। एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, वाई, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट आएगा इसका 2.4 माइनस 1.2, मतलब कितना, 1.2 आएगा, समझा। कुछ लोग गलती से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना लेता है, 2.4 लेता है। y कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ना ये। सो 2.4 माइनस 1.2 अगर करेंगे तो ये हाइट आएगा 1.2। चलो, x एंड y कोऑर्डिनेट समझ में आ गया सबको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो, x एंड y कोऑर्डिनेट समझा सबको, यस और नो। तो बताओ यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिला, 8, y का वैल्यू कितना मिला, 1.2। देन u अननोन है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड अल्फा, अल्फा पता है मुझे 30 डिग्री। अल्फा एक बार अच्छे से देखो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, और कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव आएगा। यही ग्राफ अगर नीचे की तरफ होता है ऐसे, तो वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैसा रहता, निगेटिव रहता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -30 लेते हैं, करेक्ट। सो अल्फा आ गया 30। चेक करो, 4 में से एक अननोन है, 3 वैल्यूज मुझे पता है ना, तो इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो बताओ, इक्वेशन ऑफ पाथ y is equals to x tan alpha minus gx square divided by 2 into u square cos square alpha। बताओ, y का वैल्यू कितना है, 1.2, x का वैल्यू कितना है, 8, tan अल्फा का वैल्यू कितना है, 30, बराबर, माइनस 9.81, g का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, 8, डिवाइड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर, यू अननोन है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 30। ओके, सो यहाँ पर आप लोग u कैलकुलेट कर सकते हो। u कैलकुलेट करने के लिए सॉल्व फंक्शन यूज करना है, मतलब u के जगह आपको x टाइप करना है, u के जगह आपको x टाइप करना है। तो बताओ यहाँ पर 1.2 अल्फा कैल्क इज इक्वल्स टू 8 tan 30 माइनस न्यूमरेटर में 9.81 इंटू 8 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाओ 2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस 30 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, क्या, देन शिफ्ट कैल्क इक्वल। आंसर आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉल्व फंक्शन यूज करना है। सो यू का आंसर अभी भी नहीं आ रहा है मेरा, बहुत टाइम ले रहा है कैलकुलेटर। आप में से किसी का आ रहा है आंसर? चलो, ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसा होता है, आंसर आता ही नहीं है, बहुत टाइम होता है, आंसर आता ही नहीं है। नहीं आ रहा मेरा अभी भी आंसर। चलो, आंसर अभी भी नहीं आ रहा है, आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। आप में से किसी का आ गया आंसर? आ गया, 11.06। सो u इज इक्वल्स टू 11.06 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेशेंस की जरूरत है, दिमाग शांत रखने का, सब होता है। यस भारत, कुछ तो टाइप करने में मिस्टेक हुआ रहेगा, एक बार फिर से चेक कर, एक बार फिर से चेक कर। सो u इज इक्वल्स टू 11.06 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, लेकिन मुझे तो फाइनल वेलोसिटी बोला है, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर HTR वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, ये फॉर्मूलेज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट चेक करो, सेम लेवल पर नहीं है। ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम चेक करो, सेम लेवल पर नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर HTR के फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, HTR वाले फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं कर सकते। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया फिर? रिजोल्यूशन। कैलकुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। एक्स कंपोनेंट आ गया u cos अल्फा, है ना, u का वैल्यू मिला है 11.06 cos 30। चेक करके देखो कितना आएगा ये u cos अल्फा 11.06 इंटू cos 30। आंसर इज 9.57 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट y कंपोनेंट इज u sin अल्फा ना, कितना 11.06 sin 30। सो ये आएगा 11.06 sin 30। आंसर इज 5.53 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पर है ए पॉइंट पर v, और ये फाइनल वेलोसिटी का एंगल मैं थीटा एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो एंगल करके स्ट्राइक कर रहा है ना, ये बॉल जो है वो कुछ एंगल करके स्ट्राइक कर रहा है, मतलब वहां पर एंगल एग्जिस्ट कर रहा है थीटा। और बताओ ये v कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। u कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था? फर्स्ट, तो उसका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन u देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, मतलब उसका x पॉजिटिव रहेगा, y निगेटिव रहेगा। सो x पॉजिटिव मतलब कौन सा डायरेक्शन? टुवर्ड्स राइट, v cos थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसा रहेगा? डाउनवर्ड्स, v sin थीटा। जिसका एंगल उसका कॉस ना, एंगल x के साथ है तो x में कॉस आ गया एंड y में साइन आ गया। y कंपोनेंट डाउनवर्ड्स रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ है, x कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव रहेगा। चलो, तो रिजोल्यूशन के बाद टेबल बना रहा है। ये टेबल जिसको समझाना उसको कैलकुलेशन 100% आने वाला है। तो ध्यान से देखो, HM एंड VM, ऐसे दो पार्ट्स में मुझे कैलकुलेशन को डिवाइड करना है। आपको U, V, S, A, T ऐसे 5 वैल्यूज यहाँ पर चेक करना है। U, V, S, A, T। बताओ HM में हम लोग U, V, S, A, T चेक करेंगे। HM मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन। तो बताओ हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लिखेंगे? U cos अल्फा या U sin अल्फा? ऑब्वियसली U cos अल्फा। हॉरिजॉन्टल मोशन का वेलोसिटी लिखना है ना यहाँ पर। तो कितना है हॉरिजॉन्टल मोशन का वेलोसिटी? 9.57, राइट साइड जा रहा है। नेक्स्ट V, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कौन है? V cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये टेबल जो है ये स्टार्ट करने से पहले, अब देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये टेबल स्टार्ट करने से पहले आप लोग दो वैल्यूज आंख बंद करके भी लिख सकते हो। कौन से दो वैल्यूज? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो HM में हमेशा कितना होता है? 0 होता है, एंड VM में हमेशा कितना होता है? -9.81 होता है। हर प्रॉब्लम में सेम है, समझा? कोई भी क्वेश्चन आने दो, HM में एक्सेलरेशन 0, VM में एक्सेलरेशन -9.81। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड -9.81, ये वैल्यूज आप लोग आंख बंद करके भी लिख सकते हो। टाइम, दोनों को लिए लगने वाला टाइम सेम, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, ये HM एंड VM के लिए टाइम का वैल्यू कैसा रहेगा? सेम। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं? T1 T2 ऐसा लेते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। सो सेम टाइम रखना है। चलो अब बताओ, HM में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 9.57 ना। VM VM नहीं, HM में ही फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट बता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V cos थीटा। एंड HM में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेंगे कितना? 8। VM में बताओ, VM में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5.53 ना, अपवर्ड्स है, पॉजिटिव आएगा। फाइनल वेलोसिटी V sin थीटा डाउनवर्ड्स है, मतलब कैसा आएगा? निगेटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? टोटल तो 2.4 है, 2.4 में से 1.2 माइनस करो, ऊपर का कितना आएगा? 1.2। प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर होता तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता? निगेटिव होता। करेक्ट। चलो, तो ये टेबल समझा सबको? टेबल जिसको समझा है उसका कैलकुलेशन 100% करेक्ट आने वाला है। ध्यान से देखो अब। तो कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले HM का कैलकुलेशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। बताओ हॉरिजॉन्टल मोशन में V इज इक्वल्स टू U प्लस AT।
v का वैल्यू hm में कितना है, v cos थीटा, u का वैल्यू कितना है 9.57, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 0, मतलब ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बताओ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s का वैल्यू कितना है hm में 8, u का वैल्यू कितना है 9.57 इंटू टी। सेकेंड में देखो a 0 है, मतलब कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर t कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, 8 डिवाइड बाय 9.57, सो आंसर आएगा 0.83। अब आप लोग बोलेंगे अरे टाइम तो पूछा नहीं है तो क्यों कैलकुलेट करने का, अरे कैलकुलेट करके रखने का, नहीं पूछा है ना तो भी, क्योंकि हमें आगे कभी कभी जरूरत पड़ सकती है इसकी, समझा। सो निकाल के रखने का, जो भी बीच में आ रहा है अपने कैलकुलेशन में, अपनी जर्नी में, उसको भी साथ लेके जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो ये जो फॉर्मूला है थर्ड फॉर्मूला, ये अपने कुछ काम का नहीं है hm के कैलकुलेशन में, ओके hm के कैलकुलेशन में ये थर्ड फॉर्मूला कुछ काम का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि देखो v का वैल्यू कितना है, v cos थीटा, बराबर, सो v cos थीटा स्क्वायर किया ना आपने यहाँ पर, देन u स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है 9.57, स्क्वायर किया आपने उसका, a का वैल्यू कितना है 0, करेक्ट, a का वैल्यू 0, तो कंप्लीट टर्म 0 हो गया। फिर दोनों साइड का स्क्वायर कैंसिल करो तो क्या आएगा, v cos थीटा इज इक्वल्स टू 9.57, और ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट इक्वेशन से, करेक्ट, फर्स्ट फॉर्मूले से। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है ना, ये आपको वही इक्वेशन देता है जो फर्स्ट फॉर्मूला देता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना रहेगा 0, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा, समझा। तो ये थर्ड फॉर्मूला अपने कुछ काम का नहीं है, एचएम में, वीएम में काम करता है, वो वीएम में काम करता है। तो बताओ वीएम का कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ना, v का वैल्यू कितना है वीएम में माइनस v साइन थीटा, u का वैल्यू कितना है 5.53 प्लस a का वैल्यू कितना है माइनस 9.81 इंटू टी। देखो अब t यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ना इसकी, तो आपके जर्नी में, आपके कैलकुलेशन के जर्नी में जो भी बीच में आएगा उसको भी साथ लेके जाने का, कभी कभी वो भी काम में आता है। तो t आ गया 0.83, तो ये बताओ v माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 5.53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस इन ब्रैकेट 9.81 इंटू 0.83, तो ये आ गया माइनस 2.61, सो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो v साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2.61 बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एक बार अच्छे से देखो, एक में v cos थीटा है, एक में v साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। अब ऐसा ही क्यों, क्योंकि देखो इक्वेशन 2 में v साइन थीटा है, इसको अगर मैं v cos थीटा से डिवाइड करता हूँ तो v तो कैंसिल होने वाला है, एंड साइन अपॉन कॉस टैन होता है, टैन वाला बटन अपने कैलकुलेटर में है, अगर आप लोग कॉस अपॉन साइन करते हो तो भी v कैंसिल होगा, लेकिन कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट वाला बटन नहीं है अपने पास कैलकुलेटर में। नेक्स्ट, तो इसलिए हमेशा टैन को लाने की कोशिश करो, तो v साइन थीटा इज 2.61 डिवाइड बाय v cos थीटा इज 9.57, बताओ v कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना रहेगा फिर टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2.61 डिवाइड बाय 9.57, थीटा कैलकुलेट करो, टैन इनवर्स हो जाएगा ना ये, टैन इनवर्स इन ब्रैकेट 2.61 डिवाइड बाय 9.57, सो आंसर आ गया 15.25 डिग्री। चलो अब ये थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखो या फिर 2 में लिखो, v तो आपको मिलने ही वाला है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ v cos 15.25 ना इज इक्वल्स टू 9.57, तो बताओ यहाँ पर v इज इक्वल्स टू कितना, 9.57 डिवाइड बाय cos 15.25, v का आंसर चेक करो, 9.57 डिवाइड बाय cos 15.25, सो 9.91 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपना फाइनल। समझा सबको, यस और नो, फटाफट रिप्लाई चाहिए फास्ट।